दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का गठजोड़ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ताकतवर भाजपा को मात दे सकता है। जदयू ने शनिवार को ये बात कही है। जी हां, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया है कि यूपी में पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वास्तविक नेता नीतीश कुमार अगला लोकसभा चुनाव पड़ोसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में लड़े। जी हां, ललन सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव उम्मीदवार के रूप में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सबसे उत्साही मांग फूलपुर से आई है। इसी तरह की मांग अंबेडकर नगर और मिर्जापुर के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। चुनाव एक साल से अधिक दूर है, इसलिए हम ऐसी मांगों को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने के संदर्भ में अभी नहीं सोच रहे हैं। हालांकि उन्होंने पर्याप्त संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करना चाहेगी, जिनसे नीतीश कुमार अपनी हालिया दिल्ली यात्रा के दौरान मिले थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। अब ये वादा धीरे धीरे पूरा होते दिख रहा है। जी हां, रेलवे की संस्था IRCTC ने बिहार में 10,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान बना रही है। इसकी जानकारी खुद IRCTC के उप महाप्रबंधक जफर आजम ने दी है। IRCTC के उप महाप्रबंधक जफर आजम ने रविवार को समस्तीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बताया है कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार लगातार विकास कर रहा है। इसमें रेलवे भी बिहार सरकार के सहयोग से एक नई पहल करने जा रही है, जिसमें यहां के 10,000 लोगों को रोजगार मिल पाएगा। जफर आजम ने यह भी बताया है कि फिलहाल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी से इनकम और रोजगार टूरिज्म के सेक्टर में ही है। इसीलिए IRCTC बिहार के CM, डिप्टी CM और पर्यटन मंत्री से मुलाकात करके नई योजना को लागू करने का काम करेगी। जफर आजम ने कहा है कि बिहार खास करके मिथिलांचल के इलाके को फोकस करके हम यहाँ के लोगों को विदेश यात्रा कराने के लिए सस्ते दाम पर इंटरनेशनल पैकेज की योजना पर भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी RJD के सांगठनिक चुनाव के दौरान ऐसा माहौल बना है कि पार्टी के सीनियर लीडर श्याम रजक अचानक बाहर निकल गए। जब ये सब हुआ RJD के पटना महानगर अध्यक्ष के चुनाव के दौरान, जब ये चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुआ था। इस दौरान RJD के वरिष्ठ नेता श्याम रजक गुस्से में आ गए और कार्यक्रम से बाहर निकल गए। RJD के महानगर अध्यक्ष प्रत्याशी मेहताब आलम ने इसके बाद श्याम रजक को वापस बुलाने के लिए पहल की। उन्होंने श्याम रजक के कार्यक्रम में वापस नहीं लौटने पर अध्यक्ष पद से नाम वापस लेने की धमकी तक दे डाली। तब श्याम रजक कार्यक्रम में वापस लौटे। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार राय ने घोषणा कर दी है कि महानगर अध्यक्ष का नाम RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तय करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार में मानसून का सिस्टम एक्टिव रहने वाला है, जिसके कारण पटना, बक्सर, नालंदा, भागलपुर समेत सभी जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, जबकि बिहार के कई जिलों में तेज बारिश होने की भी संभावना है। 1-2 स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्वी पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, सिवान, सारण में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है, जबकि बिहार के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगले 2 से 3 दिनों तक इन जिलों में झमाझम बारिश होने के पूरे आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ज़मीन की खरीदारी करने वाले हैं तो फिर आप ज़मीन खरीदने से पहले ज़मीन की पूरी डिटेल्स ऑनलाइन के द्वारा जरूर चेक कर सकते हैं। जहाँ ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल, मिथिलांचल, पटना समेत पूरे बिहार में यानी कि बिहार के 38 जिलों में ज़मीन डिटेल्स चेक करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक वेबसाइट पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल की मदद से आप ये जान सकते हैं कि ज़मीन का असल मालिक कौन है। साथ
साथ ही अगर उस ज़मीन पर कर्ज ली गई है या फिर उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए बंधक रखा गया है तो आप इसकी भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वेबसाइट के द्वारा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार की इस नई व्यवस्था से ज़मीन की खरीद बिक्री में धोखे से बचा जा सकता है। साथ ही साथ इस व्यवस्था से उन लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा जो जानकारी के अभाव में वैसी ज़मीन खरीद लेते हैं जो बैंक के पास गिरवी पड़ी होती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में इस साल सामान्य से कम बारिश हुई है, जिसके कारण भागलपुर, जमुई, मुंगेर, बांका, नालंदा समेत कई जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं, जिसके कारण इन जिलों के किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ खबर के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बिहार में कम बारिश से उत्पन्न सूखे की स्थिति और फिर आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों की परेशानी को दूर किया जा सके। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि सभी किसानों को डीजल अनुदान जल्द ही उपलब्ध कराएं, साथ ही साथ गांव स्तर तक सुखाड़ की स्थिति का जल्द से जल्द आकलन करें और किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करें। वहीं वैकल्पिक फसल योजना के तहत किसानों को तत्काल बीज उपलब्ध कराएं। बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा सूखा के आसार हैं वह है भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, नालंदा, जहानाबाद, गया, कैमूर, सारण, नवादा, औरंगाबाद, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा में सबसे ज्यादा सूखे के हालात हैं। इन जिलों में वैकल्पिक फसल योजना के तहत किसानों को तत्काल बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों अब 1 मिनट बात सेहत की कर लेते हैं। तो 1 मिनट बात में हम बात करेंगे कि सुबह के समय छुहारा का सेवन करना इंसान के हेल्थ के लिए लाभकारी माना जाता है। आपको बता दूं कि छुहारे में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे इंसान के शरीर की कई बीमारियां दूर होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर दिन छुहारे का सेवन वजन कम करने, कैंसर, दिल संबंधित कई बीमारियों, गंभीर बीमारियों को दूर करने में कारगर साबित होता है। इसके सेवन से इंसान की सेहत अच्छी रहती है और इंसान खुद को ऊर्जावान महसूस करता है। आपको बता दें कि छुहारे खाने से पेशाब का रोग दूर होता है। अगर बुढ़ापे में पेशाब बार बार आता है तो फिर दिन में 2 छुहारे खाने से लाभ होगा। छुहारे में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है जो इंसान की हड्डियों के लिए लाभकारी मानी जाती है। इससे शरीर की हड्डियां मजबूत होती है। अगर आपका शरीर कमजोर है तो फिर आपको छुहारे का सेवन दूध में डाल करके करना चाहिए, इससे शरीर में ताकत मिलेगी। हर दिन सुबह के समय 1 छुहारे खाने से इंसान की शारीरिक और मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। खास करके पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए लाभकारी माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में 54,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार ये भर्तियां बिहार के सभी जिलों में स्थित +2 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों, कंप्यूटर शिक्षकों एवं विद्यालय सहायकों के पदों पर होगी। खबर के अनुसार बिहार के सभी 9,360 +2 स्कूलों में 7360 कंप्यूटर शिक्षक, 19,263 परिचारी एवं सहायक और 28,080 प्रयोगशाला सहायक के पद भरे जाएंगे। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां कर ली गई है, जल्द ही इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। आपको बता दें कि इन सभी पदों पर भर्ती को लेकर के बिहार कैबिनेट के पास जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा इन सभी पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी अभी बाकी है। अच्छी बात यह है कि विभाग राज्य के प्रत्येक +2 स्कूल में कम से कम 1 कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करेगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भारत के हर राज्य की एक अलग अलग परंपरा है। इन्हीं परंपराओं और रीति रिवाजों की वजह से भारत विविधताओं से भरा देश बन जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि हर 10 किलोमीटर पर भारत में परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ कुछ जगह ऐसे होते हैं जिनके परिवर्तन से दुनिया भर में एक अलग भारत की पहचान बनती है। इनमें से गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में हर कोई जानता है। जहाँ इसी राज्य में एकमात्र एक ऐसा शहर है जो पूरी तरीके से सहकारी है। जी हाँ, हम पालीताना शहर की बात कर रहे हैं। ये ऐसा शहर है जो पूरी तरीके से शाकाहारी है। इस शहर में मांस पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अब आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इन जगहों पर मांस के सेवन करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं क्या? तो चलिए आपके हर सवाल का जवाब अभी 1 मिनट के अंदर दे देते हैं। तो गुजरात के पालीताना शहर में जैन मंदिरों की संख्या काफ़ी अधिक है। जी हाँ, साल 2014 में 200 से ज़्यादा जैन मुनि और संतों ने हंगर स्ट्राइक किया था। उन्होंने सरकार से मांग किया था कि जानवरों को मारने पर रोक लगाएं और जल्द से जल्द बुचरखाना पर बैन लगाया जाए। इस स्ट्राइक को देकर के सरकार को भी झुकना पड़ा। आपको बता दूं कि ये शहर गुजरात के भावनगर ज़िले में स्थित है। यहाँ शत्रुंजय की पहाड़ियाँ हैं।
इस शहर में लगभग 1000 से अधिक जैन मंदिर है। यहाँ जैन धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। ऐसे में काफ़ी लंबे समय से जैन मुनियों की मांग था कि इस शहर में मांस को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए। सरकार ने जैन अनुयायियों की बात को मान ली। इसके साथ ही सख्त कानून बनाया गया और ऐसे कामों में लिप्त होने वाले लोगों को हिदायत दे दिया गया है कि अगर इस तरह की गतिविधियों में कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पातिलाना विश्व का पहला यानी कि दुनिया का पहला सहकारी शहर बन गया है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत सहित दुनिया भर में मंदी का संकट मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल दुनिया भारी मंदी के संकट का सामना कर सकती है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस पर एक जरूरी बैठक करने वाले हैं। दरअसल इस महीने के आखिर में अर्थव्यवस्था और वाणिज्य के मुद्दे पर चर्चा के लिए पीएम मोदी मंत्रिपरिषद और सभी सचिवों से मुलाकात कर सकते हैं। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया है कि महीने के अंत में होने वाले ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट को देखते हुए हो रही है, जो बताती है कि सेंट्रल बैंकों द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त किए जाने के बीच दुनिया अगले साल भारी मंदी का सामना कर सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में हुए गोलीकांड के बाद बिहार सरकार निशाने पर है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं, वो भी लगातार नीतीश सरकार पर इस कांड को लेकर के निशाना साध रहे हैं। वही आरजेडी और जेडीयू के नेता गिरिराज सिंह पर निशाना साध रहे हैं। गिरिराज सिंह के विपक्षी उन्हें नफरती बयान देने वाले नेता करार दे रहे हैं। जहां इन्हीं सवालों का गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि सच छुप नहीं पाएगा और बिहार सरकार को हर प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। हमारी बात से बिहार सरकार को मिर्ची लगती है। बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से होए। जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली उसी दिन पटना में गाड़ी के शोरूम में लूट हुई और फिर कई हत्याएं हुई। हत्याओं का सिलसिला चलने लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे से आरजेडी के पूर्व मंत्री पीर बहोर थाने में अपराधियों को छुड़ाने जाते हैं। बिहार में पहले भी जंगल राज था। गिरिराज सिंह ने आगे कहा है कि इतने अपराधों के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है, तो वे जंगल राज को जनता का राज बता रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि पीर बहोर के कांड में बीजेपी का क्या लेना देना था। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे बेखौफ घूम रहे हैं और लोग खौफ में आ गए हैं। आम जनता दहशत में है और मुजफ्फरपुर में भी अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि दीपावली छठ पूजा पर अपने घर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस बार रेलवे ने पहले यात्रियों की संख्या का आकलन करते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिसके बाद यात्रियों को अपने घर पर जाकर के दीपावली और छठ पूजा मनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे ने खास करके यूपी बिहार के लोगों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, क्योंकि यही दो प्रदेश है जिनके सबसे ज़्यादा यात्री अन्य शहरों में नौकरी या फिर व्यापार करते हैं। बिहार में छठ पूजा का त्यौहार बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ट्रेन बिहार रूट पर चलने का फैसला लिया गया है। दरअसल छोटे शहरों में बड़ी तादाद में लोग दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति दीपावली जैसे बड़े त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाने की आशा रखता है या आशा करता है। इसीलिए दीपावली के 3 माह पहले से ही ट्रेनों में नो रूम का बोर्ड टंग जाता है, क्योंकि लोग पहले से ही अपनी सीट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पहले से ही स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, ताकि सभी लोग त्योहारों पर अपने घर पहुंच सके। इसीलिए रेलवे जल्द ही दीपावली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा करने वाला है। हालांकि स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग कब से शुरू होगी, इसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रेलवे सूत्रों का दावा है कि बहुत जल्द रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की सूचना शेयर कर दी जाएगी, जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून का कितना प्रभावी है। इसकी पोल तो लगातार खुल रही है, लेकिन इस बार भी खगड़िया जिले में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की जान जाने की खबर सामने आई है। खगड़िया जिला के अलौली थाना क्षेत्र के अंबा इचरुआ पंचायत के वार्ड नंबर 9 के एक शख्स ने शराब पी थी, जिसके बाद अस्पताल में ही उसकी जान चली गई। मृतक की पहचान शिवम शाह के 32 साल के बेटे के रूप में की गई है। परिवार वालों ने जानकारी देते हुए बताया है कि गाँव में चल रहे देसी शराब के अड्डे पर गुरुवार को युवक ने शराब पी थी। इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और अगले दिन यानी कि शुक्रवार की सुबह उसे खगड़िया के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ उसकी स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन वो दम तोड़ दिया।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत की घोषणा की है। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि ये नीति परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान कर देने वाली है, अंतिम छोर तक डिलीवरी की गति बढ़ाने और फिर कारोबार के लिए धन की बचत करने वाले हैं। इस नीति से कारोबारों की लॉजिस्टिक लागत मौजूदा 13 से 14% से घट करके एकल अंक में लाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारतीय बंदरगाहों की कुल क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। जी हाँ, और पोतों का औसत टर्न अराउंड टाइम 44 घंटे से घट करके अब 26 घंटे पर आ गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और ये विनिर्माण के केंद्र के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा है कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना को विश्व ने स्वीकार किया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी वक्त से स्थिर बनी हुई है, जहाँ उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जब पिछले कई महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम ना तो बढ़े हैं और ना ही घटे हैं। हालांकि दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखी गई है। इस बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दरों में कमी के साथ देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ टैक्स में कटौती की है। साथ ही डीजल और विमान ईंधन की निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ दिनों पहले बड़ा बदलाव हुआ था, जब नीतीश कुमार की जेडीयू ने बिहार में एनडीए से अलग होकर के आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से गठजोड़ किया था और नई सरकार बनाई थी। हाल ही में बिहार में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ गई है। इस घटनाक्रम के बाद सीएम नीतीश कुमार की छवि को लेकर के एबीपी न्यूज़ के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। इस सर्वे में सवाल किया गया है कि क्या आरजेडी से गठबंधन और बिहार में बढ़ते अपराध से नीतीश कुमार की छवि पर क्या असर पड़ा है, ये सवाल किया गया है। तो इस पर लोगों ने चौंकाने वाला जवाब दिया है। सर्वे में 54% लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है, बल्कि 26% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की छवि अच्छी हुई है। वहीं 20% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की छवि पर कोई असर नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पिछले महीने नीतीश कुमार ने बीजेपी नीति एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर सहयोगियों का अपमान करने और फिर जेडीयू को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गई थी और सरकार बनाई थी। महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। बिहार में हाल ही में आपराधिक वारदातें भी बढ़ गई है। जब बिहार के बेगूसराय में बीते मंगलवार को ही अज्ञात बाइक सवारों ने 10 स्थानों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 25 वर्षीय एक व्यक्ति की जान चली गई थी और 10 अन्य घायल हो गए थे। इस घटना के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा किया था। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। राज्य में सर्वे यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वे की प्रक्रिया बीते कई दिनों से जारी है, जिसको लेकर के बीजेपी पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के एबीपी न्यूज़ सी वोटर के सर्वे में सवाल किया गया। सर्वे में पूछा गया है कि ज्ञानवापी और मदरसों के सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान क्या भड़काऊ वाले हैं, ये सवाल पूछा गया। तो इस सर्वे के दौरान 70% लोगों का कहना है कि हाँ, ज्ञानवापी और मदरसों के सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान भड़काऊ वाले हैं, जबकि 30% लोगों ने इससे इनकार किया है। इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार बयान जारी किया था और इसे गलत फैसला करार दिया था। ओवैसी ने अपने बयान में यूपी सरकार पर जमकर के निशाना भी साधा था। दरअसल यूपी सरकार राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है, जहाँ उत्तर प्रदेश के करीब 16,500 मदरसों का सर्वे जारी है। इस संबंध में विभाग के निर्देश पर हर जिले में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सर्वे के फैसले पर ओवैसी ने यूपी सरकार पर जमकर के हमला बोला था। उन्होंने सवाल किया था कि मदरसे संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हैं, तो फिर यूपी सरकार ने सर्वे कराने का आदेश क्यों दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सरकार का आदेश मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। इसके अलावा ओवैसी ने सर्वे को मिनी एनआरसी तक कह डाला था। उन्होंने कहा था कि अगर यूपी सरकार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अनुरोध पर यह कर रही है, तो फिर आयोग उन स्कूलों में जाए जिन स्कूलों में दलित खाना पकाता है, अपर कास्ट के बच्चे वहां नहीं जाते हैं। जबकि ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद का केस अब बाबरी मस्जिद केस के रास्ते पर जाता दिख रहा है। जिला अदालत के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में जाना चाहिए। इंतजामिया कमेटी इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दें।
तो दोस्तों बात करते हैं कि 11 साल पुराने एक मामले में एक लड़की के साथ गलत काम करने का आरोप लगने के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता दानिश रिजवान इस वक्त चर्चा में है और मुसीबत में है। दानिश रिजवान के ऊपर एक आदिवासी महिला ने गलत काम करने का आरोप लगाया है। इस मामले में 14 सितंबर को पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। यह महिला का आरोप है कि 11 साल पहले दानिश रिजवान ने उनके साथ गलत काम किया। आपको बता दूं कि ये आदिवासी महिला इससे पहले भी कई लड़कों पर गलत काम करने का आरोप लगा चुकी है। अपने ऊपर गलत काम करने का आरोप लगने के बाद दानिश रिजवान ने नैतिकता के आधार पर पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। दानिश रिजवान के इस्तीफे के बारे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने मीडिया को जानकारी दी है। संतोष सुमन ने कहा है कि दानिश रिजवान के मामले में कानून अपना काम करेगा। अगर वे दोषी होंगे तो फिर कानून अपना रास्ता तय करेगा और निर्दोष होंगे तो फिर उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। यह संतोष सुमन ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर दानिश रिजवान में आरोप लगने के तत्काल बाद अपना इस्तीफा भेज दिया था। हालांकि पार्टी ने अब तक उनके इस्तीफे पर कोई भी फैसला नहीं किया है। आपको बता दूं कि दानिश रिजवान पर गलत काम करने का आरोप लगाने वाली महिला के मुताबिक वे 11 साल पहले जब वे पटना आई थी तो उस वक्त दानिश रिजवान एक टीवी पत्रकार थे और उन्होंने उसके साथ गलत काम किया था। बाद में ये महिला जेल चली गई और जेल में ही इसे अपने गर्भवती होने की जानकारी मिली। अब इस महिला का आरोप है कि दानिश अपने बच्चे के पिता हैं। वे डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। दानिश रिजवान ने अपने ऊपर लगे आरोपों के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। दानिश रिजवान के मुताबिक वे हर तरह की जांच को तैयार हैं और कानून को पूरा सहयोग भी करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दरअसल सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया है। तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी से जुड़े हुए कथित घोटाले में मिली जमानत को लेकर के शनिवार को सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले में तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित 16 लोगों का नाम दर्ज है। इस केस में फिलहाल तेजस्वी यादव जमानत पर चल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें जवाब देने के लिए तलब किया गया है। दरअसल ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने आईआरसीटीसी के जरिए रेलवे के 2 होटलों को निजी एजेंसी को नियम कानून को ताक पर रखते हुए सौंप दिया था। उसके बदले पटना में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित की। इस मामले में सीबीआई चार्जशीट भी समर्पित कर चुकी है। इस मामले में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। 2018 में तेजस्वी राबड़ी देवी को आईआरसीटीसी घोटाले मामले में जमानत मिली थी। दोस्तों बात करते हैं कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। इस मौके पर देश भर में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 1 लाख से भी अधिक लोगों ने रक्तदान करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा है कि रक्तदान अमृत महोत्सव के माध्यम से रक्तदान करने वाले स्वयं सेवकों की संख्या 1 लाख को पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इससे पहले 2014 में एक दिन में सबसे अधिक 87,059 लोगों ने रक्तदान किया था। शनिवार को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में मनसुख मंडाविया ने रक्तदान किया। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए भाजपा ने एक पखवाड़े तक सेवा के कई संकल्प चलाने का निर्णय लिया है। इसमें 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पर कई प्रकार के कार्य किए गए हैं। जब पटना सहित देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार उत्साह के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दिन कई जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जो पूर्णिया में भी हुआ, किशनगंज में भी हुआ था बिहार के। अब इस रक्तदान ने नया इतिहास रच दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके घर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी ने मुलाकात की है। ये मुलाकात लालू यादव की सेहत की जानकारी लेने के लिहाज से थी। ये जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में दी है। आपको बता दूं कि बिहार में सरकार बदलने के बाद लालू प्रसाद यादव से मनोज वाजपेयी की ये पहली मुलाकात है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि बिहार की माटी के लाल, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध और संजीदा अभिनेता मनोज वाजपेयी जी आवास पर मिलने पहुंचे और पिता लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आगे लिखा है कि मनोज वाजपेयी ने मेहनत और काबिलियत के बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बना करके बिहार को गौरवान्वित किया है। जब बिहार की माटी के लाल, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध एवं संजीदा अभिनेता पद्मश्री मनोज वाजपेयी जी आवास पर मिलने के लिए पहुंचे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की अध्यक्षता में चतुर्थ कृषि रोड मैप के निर्माण के लिए पटना में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में देश भर के कृषि से जुड़े पुरस्कृत किसानों के साथ ही विशेषज्ञों ने शिरकत की। सभी ने बिहार की कृषि व्यवस्था को नई ऊंचाई देने के लिए कई तरह के सुझाव दिए, जिसके तहत विशेषज्ञों ने बाजार को किसानों तक पहुंचाने की वकालत की है। इस दौरान कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि ये रोड मैप ऐसा कृषि रोड मैप होगा जो देश के लिए दिशा तय करेगा और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग नीति निर्धारण करने वाला विभाग है और आने वाले कृषि रोड मैप उत्पादनों की लागत के बजाय बाजार को ध्यान में रख करके तैयार किया जाएगा। तब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेतिया जिले के बगहा में एक कलयुगी अध्यापक अपने विद्यालय के कमरे में रसोइयों के साथ रंग रंगलियां मनाते हुए पकड़ा गया है। यानी कि एक शिक्षक खाना बनाने वाली महिला के साथ रंग रलियां मनाते हुए पकड़े गए हैं। जब गांव के लोगों ने अध्यापक की पिटाई की तथा शिक्षा विभाग को घटना की जानकारी दी गई। पंचायत में अपराधी अध्यापक ने लोगों से माफी मांगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि मामले में तहकीकात करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला मामला बगहा रामनगर थाना इलाके की गोभरड़िया मध्य विद्यालय का है। अध्यापक अजित कुमार शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, जबकि रसोइया के पति की कुछ दिन पहले ही जान चली गई थी। इसी का लाभ उठा करके अजित ने रसोइया को फंसा लिया। बुधवार की रात विद्यालय के कमरे में दोनों आपत्तिजनक हालात में थे। गांव के कुछ लड़कों ने उन्हें देख लिया। शोर मचाने पर रात में ही विद्यालय में भीड़ लग गई। अजित की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। फिर दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। पंचायत में अपराधी अध्यापक ने कहा है कि वह रसोइयों से शादी कर लेगा। दोस्तों बात करते हैं कि इस साल दुर्गा पूजा अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि तिथि के बारे में बात किया जाए तो 26 सितंबर 2022 को है। 26 सितंबर से अगले 9 दिनों तक शक्ति की साधना आराधना शुरू हो जाएगी। इस साल शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगी। इस दौरान 9 दिनों तक दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आयोजन समिति के लोग पूजा पंडाल को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। जब पंडाल को भव्य रूप देने के लिए अलग अलग जगहों से कलाकारों को बुलाया गया है जो पंडाल को आकर्षक बना रहे हैं और यह सिलसिला पूरे बिहार में चल रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्याज की बढ़ती खपत को देखते हुए सरकार ने इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। जहां नीतीश कुमार की सरकार में बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। बिहार सरकार फल से लेकर के फूल, सब्जी और दूसरे बागवानी कार्यों के लिए प्रोत्साहन योजना चला रही है। इन योजनाओं के जरिए किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए इकाई लागत पर सब्सिडी दी जाती है ताकि खेती में खर्च को कम करके मुनाफे को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में बिहार कृषि विभाग और उद्यान निदेशालय की तरफ से किसानों को मगही, पान, चाय के लिए पहले से ही 50% तक की सब्सिडी दी जा रही थी। अब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि प्याज की खेती के लिए भी 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों से ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए हैं। यानी कि अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो इसके लिए जितना लागत आएगी, जितना खर्च होगा प्याज की खेती के लिए 50% सरकार देगी, 50% आपको देना होगा। जब बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय की ओर से विशेष उद्यानिकी फसल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत चाय का क्षेत्र विस्तार, मगही, पान का क्षेत्र विस्तार और प्याज का क्षेत्र विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत खेती की इकाई पर किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है। तो अगर आप किसान हैं और खेती करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप प्याज की खेती करेंगे तो आपको आधा पैसा सरकार दे देगी। दोस्तों कहते हैं कि बुलंद हौसलों के आगे हर कठिनाइयां बौनी साबित होती है। ये बात गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के उचका गांव निवासी नीतीश कुमार सिंह पर खरी उतरती है, जिनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जहां उन्होंने जीवन की लीला समाप्त करने की सोच ली। फिर किसी से प्रेरणा मिली तो बिहार के लिए मेडल जीत करके अपनी कमी को खूबी में बदल दिया। दरअसल 2014 में देवघर से पूजा करके घर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब 2 साल तक एम्स में इलाज चला, गर्दन का निचला हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, जहाँ रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। काफ़ी इलाज के बाद भी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। जहाँ घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, जहाँ खेती की ज़मीन बिक गई, ज़िंदगी जीने का आस छोड़ चुके थे। फिर वे इलाज के दौरान डॉक्टर छाबरा से मिले, जहाँ उनसे और उनकी टीम से प्रेरणा लेकर के घर लौटे और खुद को समाज में और पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाने का फैसला किया। जहाँ नीतीश ने बताया है कि इंटरनेट के माध्यम से
बोसिया खेल के बारे में जानकारी मिली, बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के बारीकियों से सीखा। इसके बाद इंटरनेशनल प्लेयर को हराते हुए सिल्वर मेडल तथा ब्रांज मेडल जीत करके लोहा मनवाया, गोपालगंज का नाम रोशन किया। साथ ही उन्हें नेशनल कैटेगरी के लिए राज्य खेल सम्मान मिला तथा अजात शत्रु अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीतीश बताते हैं कि अपने जिले और अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूं, लेकिन नेशनल तथा इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए ना किट है और न ही स्पोर्टिंग स्टाफ संसाधनों के अभाव में तैयारी अधूरी है। नीतीश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है जिससे कि किट खरीद सके। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मसले पर देवबंद के दारुल उलूम में रविवार को उत्तर प्रदेश के मदरसों का सम्मेलन चल रहा है। जब पहले ये सम्मेलन 22 सितंबर को होना था, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदल करके 18 सितंबर कर दी गई, जो कल चला। इसमें 250 से अधिक मदरसों के प्रतिनिधि और अन्य शामिल हुए। ये लोग सर्वे को लेकर के अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। सम्मेलन को देखते हुए आयोजन स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दिल्ली में 6 सितंबर को एक बैठक ली थी। जब बैठक में मदरसों के सर्वे का विरोध किया गया था। जब बैठक में सरकार के इस फैसले पर नज़र रखने और सरकार से बातचीत करने के लिए एक 12 सदस्यों वाली स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था। ये कमेटी मदरसों से संपर्क बना करके उनकी कमियों को दूर करने का काम भी करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि मशरूम की खेती किसानों के लिए आजीविका का बढ़िया विकल्प साबित हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारें भी किसानों को इसकी खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों को मशरूम के बीजों का बिजनेस शुरू करने के लिए 50% तक सब्सिडी दे रही है। जी हां, बिहार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई लगाने के लिए 50% तक का अनुदान मिल रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मशरूम के बीजों के उत्पादन के लिए एक इकाई स्थापित करने पर 15 लाख रुपए तक की लागत आएगी। किसानों को इस पर 50% तक की सब्सिडी यानी कि 7,50,000 रुपये दिए जाएंगे। इस हिसाब से किसानों को मशरूम बीज उत्पादन की एक यूनिट की स्थापना के लिए सिर्फ 7,50,000 रुपये खर्च करने होंगे। अगर आप बिहार के किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर बिहार सरकार की बिहार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय की वेबसाइट जा करके आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान मशरूम की खेती, मशरूम स्पॉन उत्पादन, इसका खर्च या फिर उत्पादन इकाई से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए नज़दीकी जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मशरूम स्पॉन क्या है। तो मशरूम के बीज को ही स्पॉन कहते हैं, जो एक फंगी जाल होता है। इसी जाल को कंपोस्ट में बीज के तौर पर इस्तेमाल करके मशरूम उगाए जाते हैं। जब मशरूम के बीजों को लेकर के किसानों को काफ़ी भटकना पड़ता है। ऐसे में मशरूम स्पॉन का बिजनेस शुरू करके बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि मशरूम बीज यानी कि स्पॉन कैसे तैयार करें। तो मशरूम स्पॉन तैयार करने के लिए सबसे पहले कल्चर बनाया जाता है। इसके लिए आप किसी ऑथोराइज एजेंसी से प्राइमरी कल्चर खरीद सकते हैं। इस कल्चर को 3 तरीके से बनाया जाता है। पहला सिंगल स्पोर कल्चर तकनीक, दूसरा मल्टीपल स्पोर कल्चर तकनीक, तीसरा टिश्यू कल्चर तकनीक। जिस प्रकार मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मशरूम कल्चर तैयार करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। आप ज्वार, धान की पुआल, गेहूँ, राई, कपास के अवशेष तथा चाय की पत्ती पर भी मशरूम स्पॉन तैयार कर सकते हैं। इसमें मुनाफा के बारे में अगर बात किया जाए तो अच्छी क्वालिटी का स्पॉन तैयार करने के लिए 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम खर्च आ जाता है। जब मशरूम स्पॉन की क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर मुनाफा भी अधिक होगा। इसमें 100 रुपये से 120 रुपये किलो के भाव में आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। आप बेहद कम वक्त मशरूम स्पॉन बिजनेस से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।